हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2023 और इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से 500 प्लस जो क्वेश्चन की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसका पार्ट 10 है। और इन सभी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करना है और मैं कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु हों उन्हें बताता हुआ चलूं। और इसके साथ ही साथ और भी आप चाहते हैं पेपर वन में बहुत ही बेहतरीन आप स्कोर कर पाएँ, मैक्सिमम स्कोर करें, तो आपको करना क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर जाना है। ऐसा नहीं कि बहुत पीछे, मैं बार बार बोलता हूँ 2020 या 21 के बाद 2020 से ही मान लीजिए 2020 से लेके 2022 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं पेपर वन के, अपने पेपर को भी सॉल्व कर जाइए। जो पेपर सेकंड आपका कुछ भी हो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो देखिए, एक तो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो यूनिट होता है उसमें इतने पैराग्राफ आपको मिल जाएंगे, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं कि आपके जो भी पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन या गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी आपकी इतनी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कि आप उन सारे क्वेश्चन को इजीली बना लेंगे। उसके साथ ही साथ डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई वाला जो यूनिट है वो भी अब तक इतने पेपर हो चुके हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के डाटा इंटरप्रिटेशन के आपको मिल जाएंगे। कहीं और से कुछ अतिरिक्त जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बस उनको सॉल्व कर जाइए। डीआई के भी क्वेश्चन आप बना लेंगे। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाला यूनिट है वो भी इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर में कि उनसे भी आप मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बना लेंगे। और भी जो यूनिट्स है उनसे भी आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करके देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए विथ एक्सप्लेनेशन, यानी कि जिस भी बुक्स में आपको मिल जा रहा है विथ एक्सप्लेनेशन, तो उन बुक को परचेज करके जो है आप अच्छे से प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए। उम्मीद कर रहा हूं बातों को आप समझ पा रहे होंगे। पेपर वन में अच्छा स्कोर करने के लिए मैं ये बातें बता रहा हूं। बाकी ये सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है आपके एग्जाम में। तो चलिए समय को जाया नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने नाम लिया और पैसेज का क्वेश्चन यहाँ पर टाइप हो चुका है, यानी गद्यांश वाला क्वेश्चन है। देखिए, गद्यांश एक आपको पैराग्राफ होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बहुत छोटा दिख रहा है क्योंकि मैंने एक ही स्क्रीन पे जो है इसको आपको दिखाने का प्रयास किया है। बाकी अगर आप पेपर में जाओगे तो आपको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे दाएं बाएं करके पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना होता है, देन उसके बाद से अपना राइट आंसर देना होता है। यानी कि एक बार में जो है आपके स्क्रीन पे ना पूरा क्वेश्चन, ना उनके ऑप्शंस, ना ये पैराग्राफ शो होंगे, आपको स्क्रॉल डाउन करना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ी दिक्कत होती है एग्जाम टाइम में, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ही स्क्रीन पे सारा कुछ दिखा रहा हूँ, तो आप इसे सॉल्व करिए। मैंने दोनों तरीका आपको बता रखा है, या तो पहले आप पूरा पैराग्राफ पढ़ जाइए या तो फिर क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद से देखिए कहाँ पर जो है पूरे गद्यांश में क्वेश्चन से संबंधित बात की जा रही है, यानी क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है तो वहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। कभी कभी जो आपके गद्यांश होते हैं उसमें डायरेक्ट भी आंसर मिल जाता है जैसे ही आप गद्यांश को पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है इनडायरेक्टली आंसर जो है उन शब्दों में छुपे होते हैं, उन लाइनों में जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको पैराग्राफ को या गद्यांश को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना होगा और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलना होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, आपको पता चल गया गद्यांश कैसे सॉल्व करना है। दो तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ऐसा नहीं कि अचानक से आए और गद्यांश का क्वेश्चन आपके सामने आया तो आप सोचने लगे, डायरेक्ट आंसर नहीं मिला तो आपका दिमाग घूमने लगा कि अरे सर यहाँ पे तो कोई आंसर ही नहीं दिख रहा है क्वेश्चन का। तो वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं गद्यांश से। आंसर उसी में होते हैं लेकिन डायरेक्ट शब्दों में आपको दिखते नहीं है। अगर थोड़ा सा अच्छे से आप समझ दिखाओगे तो शायद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अब देखिए, यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया इस गद्यांश में, बोला जा रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम में समय आवंटन का मुख्य निर्धारक तत्व क्या है। यानी कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, सहयोगात्मक अधिगम में समय आवंटन का मुख्य निर्धारक तत्व क्या है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है। मैंने पहले भी बता रखा है, डायरेक्ट आपको देखना है कि क्वेश्चन से संबंधित बात कहाँ पर की जा रही है इस पूरे गद्यांश में, वहां पर डायरेक्ट देख लेना है। अगर वैसे भी आपको समझ में नहीं आता है तो आपको गद्यांश को पढ़ते हुए चलना है और जहां भी लगे कि इस प्रश्न से संबंधित कुछ बातें हो रही हैं, डायरेक्ट आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बातें हो रही हैं, फिर आपको ऑप्शंस में जाना है और अपना राइट आंसर समझ के लगाना है। तो देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शामिल कार्यों की जटिलता और संख्या। अब देखिए मैं पढ़ के भी आपको बता सकता लेकिन आपका काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया कि गद्यांश को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सहयोगात्मक अधिगम के संदर्भ में बात की जा रही है, तो 2-4 लाइन आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे ये ऑप्शन आपका राइट है, या तो पूरा स्टार्टिंग से भी आप पढ़ सकते हैं। तो बोला क्या जा रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम में समय आवंटन का मुख्य निर्धारक तत्व क्या होता है, वो आपका शामिल जो कार्य होते हैं उसमें उसकी जटिलता और कितने जो है आपके वहां पर संख्या में कार्य हैं वो आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी अगर आपने लगाया होगा, कमेंट बॉक्स में बताया होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इस पे बहुत सारा समय दिया जा सकता है लेकिन आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिएगा, क्योंकि आपको परीक्षा देनी है तो ईमानदारी से आप प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, तभी बात बनने वाली है एग्जाम में, अन्यथा आप समझ ही सकते हो क्या हो सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 167। अब देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन आपका 166 था, क्योंकि उससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 165, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत से लिख दिया, ये आपका हो जाएगा 160 तक मैंने क्वेश्चन कराया था, इसलिए सॉरी बार बार मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा 165। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को कवर किया था, उसके बाद से 166 से आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, क्योंकि ये 500 प्लस की क्वेश्चन की सीरीज आपकी चल रही। तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि समूह कार्य में किससे व्यवधान हो सकता है, यानी कि जो आपके समूह कार्य छात्र कर रहे हैं तो उसमें किस कारण से व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, ये इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो है कार्य की कठिनता के कारण, ऐसा नहीं होता है। कार्य की कठिनता के कारण समूह कार्य में व्यवधान नहीं पड़ेगा, क्योंकि समूह में कई सारे छात्र होंगे, तो कार्य की कठिनता होंगी तो तमाम तरह के विचार आएंगे, उसके सॉल्यूशन आएंगे, उसको वो कर ले जाएंगे, तो ये तो नहीं होगा आपका। फिर समग्र कक्षा में विमर्श, ये भी नहीं होगा। और उसके बाद से आपका सी है भाव प्रवण विमर्श जो है यहाँ पर दिया गया है। फिर डी है विभिन्न बिंदुओं पर तर्क वितर्क है। तो अब इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि समूह कार्य में किससे व्यवधान हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर निकल कर आएगा वो है आपका भाव प्रवण विमर्श से जो है यहाँ पर समूह कार्य में जो है व्यवधान हो सकता है। याद रखना, न कि कार्य की कठिनता से, न समग्र कक्षा विमर्श से, और न ही विभिन्न बिंदुओं पर तर्क वितर्क से। अब देखिए यहाँ पर सीधे गद्यांश में आपको दिख जाएगा, जहाँ तक आप डायरेक्ट भी मतलब देख सकते हैं इसके संदर्भ में कहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप इसके बाद देख सकते हैं अनिवार्यता शेष समूह के बाद इधर इतने तक अगर आप पढ़ते हैं तो इसके बीच में ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अब देखिए मैं पूरा इसको पढ़ूंगा तो और भी ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं तेजी के साथ इन सारे प्रश्नों को कराने का प्रयास करूंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 168। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम का एक बड़ा हिस्सा किसे आवंटित किया जाता है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। गद्यांश में ही आपको आंसर मिलेगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। तो यहाँ पर मैं राइट आंसर आपको बताता हूँ और आप क्वेश्चन को ईमानदारी से सॉल्व करिएगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैयक्तिक समूह कार्य यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इंडिविजुअल ग्रुप वर्क, सहयोगात्मक अधिगम का एक बड़ा हिस्सा किसे आवंटित किया जाता है, तो वैयक्तिक समूह कार्य को जो है यहाँ पर आवंटित किया जाता है, याद रखना है। आपको आंसर यहीं पे मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 169। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम दल को निम्नांकित के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। किसके लिए? यहाँ पर बोला जा रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम जो दल है इन सभी विकल्पों में से किसके लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए उन्हें? विमर्शी सोच हेतु, परिचर्चा हेतु, प्रश्न पृच्छ हेतु यानी आस्क क्वेश्चन के लिए, फिर डी आपका है यहाँ पर नए विचारों की प्रस्तुति हेतु। तो इन चारों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रिफ्लेक्टिव यानी विमर्शी सोच हेतु जो है सहयोगात्मक अधिगम दल को जो है यहाँ पर पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, यानी कि उस पर चिंतन कर सके, विमर्श कर सके, जो भी टॉपिक या तथ्य के ऊपर वो लर्निंग कर रहे हो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 170 और इसमें बोला क्या जा रहा है कि गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है कि गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक इन चारों विकल्पों में से क्या है।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पूरे इस गद्यांश में सर्वाधिक उपयुक्त जो शीर्षक इसका हो सकता है वो है आपका सहयोगात्मक अधिगम संचालन हेतु ध्यातव्य। यानी कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है आपसे, प्रिकॉशन। प्रिकॉशन का मतलब एहतियात, यानी कि जो आपका सहयोगात्मक अधिगम का जब आप संचालन करते हैं, समूह कार्य के बारे में बात करते हैं, तब आपको यहाँ पर क्या प्रिकॉशन यानी कि क्या आपको जो है यहाँ पर एहतियात रखना है, ये जो है आपका उपयुक्त शीर्षक यहाँ पर हो जाएगा। पूरा आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर लग रहा होगा कि वीडियो बहुत फास्ट वे में चल रहा है तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि वीडियो को पॉज करिएगा, इत्मीनान से प्रश्न को समझिएगा, देन उसके बाद से अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करिएगा। अब इस गद्यांश में क्या दिमाग लगानी, इसमें अंडरस्टैंडिंग की बात है और जितना आप अपना समझ विकसित करना चाहते हैं उतना ही ज़्यादा इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, उतना ही ज़्यादा आपका समझ जो है यहाँ पर विकसित होता जाएगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी लंबे रास्ते पर आप एक बार गए हों और आपसे पूछा जाए कि उस रास्ते पे मतलब दूर दूर जाने पे कुछ दूरी पे क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं, तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन उसी रास्ते पे दसियों बार 20 बार आप जा चुके हैं तो आप इजीली बताते हैं कि कुछ दूरी पे ये पड़ेगा आपका, फिर पेट्रोल पंप, फिर कुछ ऐसे ही। तो उसी तरीके से जब आप बार बार ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपकी एक समझ विकसित हो जाती है कि आखिर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और राइट आंसर क्या बन सकता है इस गद्यांश के अनुसार। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे गद्यांश के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बाकी दिक्कत और भी आती है तो आप मुझे बताइएगा, दिक्कत आएगी उसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि यही पॉजिटिव इंटेंट है। ऐसा नहीं कि बैठ जाएंगे कि दिक्कत हो रही है और कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। आइए अब अगले क्वेश्चन को हम इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 171 और ये क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग वाले यूनिट से यहाँ पर पूछा गया है और ये भी स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन मैंने लिया है, 2021 में आपका पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत पहले क्वेश्चन मैंने जो पुराने क्वेश्चन है ज़्यादातर वो मैंने नहीं लिए, 2020 के ऊपर यानी 21 के बाद से जो पेपर आपके हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं। अब ये क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि न्याय दर्शन के अनुसार तर्क वितर्क केवल उन विषयों में होता है जो पूर्णतः अज्ञात है। कथन दूसरा बोला जा रहा है कि न्याय दर्शन के अनुसार तर्क वितर्क उन विषयों में नहीं होता है जो सुस्थापित है। अब इन दोनों को आपको समझ लेना है, बोला यही जा रहा है आपसे। फिर उसी के अनुसार आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर तमाम तरह के विकल्प हैं, आपको खाने में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो फिलहाल में यहाँ पर 4 ही विकल्प आपको मिल रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और अपना राइट आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? कथन पहला आपका गलत हो जाएगा और कथन दूसरा आपका सही हो जाएगा। न्याय दर्शन के अनुसार तर्क वितर्क केवल उन विषयों में होता है जो पूर्णतः अज्ञात होता है। ऐसा नहीं कि जो पूर्णतः अज्ञात होता है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है उसी के ऊपर तर्क वितर्क होता है। जो चीज़ें हमें पता होती हैं उनमें भी तर्क वितर्क होता है, ये आप सभी ने देखा भी होगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारी थ्योरी हैं अलग अलग विषय में, वो पहले से ही जो है आपके स्थापित है, उनके बारे में आपको पता है तो भी आप उसमें तर्क वितर्क करते हैं, न कि जो चीज़ें आपको पता है उसके बारे में तर्क वितर्क करते हैं। तो यहाँ पर केवल ये अज्ञात के बारे में बोल रहा है, इसीलिए आपका गलत हो गया है। बाकी कथन दूसरे में बोला गया कि न्याय दर्शन के अनुसार तर्क वितर्क उन विषयों में नहीं होता है जो सुस्थापित है। तो देखिए यहाँ पर न्याय दर्शन के अनुसार यानी भारतीय तर्कशास्त्र या न्याय दर्शन के अनुसार तर्क वितर्क उन विषयों में नहीं होता है जो पहले से ही सुस्थापित होते हैं। तो ये बात आपकी सही है, जो पहले से सुस्थापित होते हैं उन विषय में तर्क वितर्क आपका यहाँ पर नहीं होता है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे और आपने अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर डी जो है बताया होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 172 और ये आपका क्वेश्चन पीडी पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट वाले यूनिट से आपका पूछा गया है। और देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि भारत में लघु जल शक्ति संभाव्यता कितनी होने का अनुमान है, यानी कि लघु जल शक्ति के द्वारा बिजली बनाने की संभावना भारत के अंदर कितनी है, ये आपको इन 4 विकल्पों में से बताना है। और इससे संबंधित मैंने कई सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट भी आपको पहले से बता रखा है, तो आप इसका राइट आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर?
20 गीगावाट बिजली बनाने की संभावना है भारत के अंदर लघु जल शक्ति के द्वारा। ये आपको याद रखना है, कितना? 20 गीगावाट जो है बिजली बनाने की संभावना है जल के द्वारा भारत के अंदर, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 173 और ये भी क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग से ही संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है आपका कि जो कोई भी किसी व्यक्ति पर चाकू चलाए उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। शल्य चिकित्सक शल्य क्रिया के क्रम में उन व्यक्ति पर चाकू का प्रयोग करता है, अतः शल्य चिकित्सक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब देखिए कितना यहाँ पर बहुत ही अलग तरीके से आपको तर्क करने पे मजबूर कर दिया गया कि जो कोई भी किसी व्यक्ति पर चाकू चलाए उसे गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि अपराध की कैटेगरी में हम उसे देखते हैं। लेकिन वही बातें एक जो डॉक्टर है या शल्य चिकित्सक है जब पोस्टमार्टम करता है या ऑपरेशन, तो वो भी जो है किसी व्यक्ति पे चाकू का प्रयोग करता है, इसलिए शल्य चिकित्सक को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उक्त तर्क वाक्य में कौन सा हेत्वाभास यानी कि तर्क दोष यानी कि फैलेसी है, ये आपको बताने का प्रयास करना है इन चारों विकल्पों में से। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संयोग का हेत्वाभास जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये याद रखना है। देखिए संयोग का हेत्वाभास जिसे अपवाद को नष्ट करना भी कहा जाता है, यह डिक्टो सिंपली सिटर एड डिक्टम सेकेडम क्विड एक अनौपचारिक तर्क दोष होता है और संयोग का हेत्वाभास एक तर्क द्वारा प्रतिबद्ध है जो किसी विशेष मामले में एक सामान्य नियम लागू करता है जिसमें कुछ विशेष परिस्थिति नियमों को अनुपयुक्त बनाती है। अब देखिए संयोग का हेत्वाभास, संयोग का तर्क दोष यहां पर है कि एक व्यक्ति जिसकी मनसा है किसी व्यक्ति को जान से मारने की, इसलिए वो चाकू चलाता है, लेकिन एक व्यक्ति जिसकी मनसा है कि उस व्यक्ति की जान बचाई जाए, यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को गोली लग गया और शल्य चिकित्सक जो है यानी डॉक्टर जो है वो क्या करता है कि उसके शरीर में चाकू लगाकर उस गोली को बाहर निकालता है, तो वो अलग उद्देश्य है। तो यहाँ पर संयोग का हेत्वाभास, संयोग का तर्क दोष आपका हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ऑप्शन बी आप सभी ने राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 174 और ये क्वेश्चन आपका है आईसीटी वाले यूनिट से यहाँ पर लिया गया है और मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सूची 1 में बोला जा रहा है कि उच्च शिक्षा संबंधी जो डिजिटल पहल की गई हैं वो सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। सूची 2 में यहाँ पर उनका प्रायोजन दिया गया है। तो आपको सिंपली मैच करना है और इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताने का प्रयास करना है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले जो आपका स्वयं दिया गया है उसे मैच करते हैं कि वो किसके साथ आपका मैच हो जाएगा। तो स्वयं जो है आपका यहाँ पर पहले के ही साथ तीसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। कभी भी उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए मोक्ष का जो इस्तेमाल आपका होता है, कभी भी कहीं भी होगा, ये कहीं भी होगा, टाइप में मिस्टेक है, कभी भी कहीं भी। तो यहाँ पर मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बहुत कुछ बता रखा है स्वयं के बारे में कि स्वयं एक ऐसा ऑनलाइन आपका पोर्टल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ऑनलाइन माध्यम से एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई कोर्स में इनरोल होकर कोर्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। और ये जो आपका मोक्स है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये आपका विश्व पटल पे ये काम करता है और इसी की एक तरीके से कह लीजिए प्रारूप आपका स्वयं है, जो अपने देश के अंदर दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा, यानी कि दूर दरार के जो इलाके हैं जहाँ पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं नहीं है, कॉलेज भी नहीं है, तो वहाँ के भी लोग भी जो है एक अच्छी शिक्षा जो है प्राप्त कर सके, ये स्वयं के माध्यम से पॉसिबल है। और उसके बाद से यहाँ पर स्वयं प्रभा आपका दिया गया, तो किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये जो है आपका यहाँ पर मैच हो जाएगा चौथे के साथ। उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए निःशुल्क डीटीएच चैनल, जैसे कि आप बहुत सारे टीवी चैनल्स देखते हैं जिसपे अलग अलग कार्यक्रम इंटरटेनमेंट के, इन्फॉर्मेशन के, जैसे डिस्कवरी चैनल है, उसमें अलग अलग रीजन के, अलग अलग कंट्री के, फॉरेस्ट के, कभी एनिमल्स के बारे में सारा कुछ बताया जाता है। तो और सीरियल, मूवी, इस तरीके से चैनल्स होते हैं। तो उसी प्रकार से ये आपका जो स्वयं प्रभा है, ये उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए निःशुल्क डीटीएच चैनल हैं जिनमें उच्च स्तर से मतलब उच्च शिक्षा से संबंधित बहुत सारे जो है चैनल्स पे आपके ब्रॉडकास्ट यानी कि
क्लासेस इस तरीके से चलती रहती हैं। तो आपको बताना है कि ये कितने डीटीएच चैनल है, कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइएगा, पहले भी मैंने बता रखा है। और डिजी लॉकर आपका दिया गया है तो किसके साथ मैच हो जाएगा, ये दूसरे के साथ। भौतिक अवस्थिति, इसे आसान नियुक्त व्यक्ति के दस्तावेजों के भंडारण और उपलब्धता, यानी कि एक ऑनलाइन तिजोरी आप कह सकते हैं जहां पर वो व्यक्ति अपना दस्तावेज रख सकता है। जैसे कि आप फिजिकल रूप में बहुत बड़ी, जैसे कि एक सोना के जो आभूषण बनाने वाला सुनार होता है वो एक लॉकर बड़ा रखता है, बैंक भी रखती है, तो उसी प्रकार का ये आपको ऑनलाइन मोड में होता है। और एनएडी जो आपका हो गया, ये आपका किसके साथ, पहले के साथ। शैक्षिक आदि निर्णय, व्यथा, उपाधियों, अंक पत्रों आदि की ऑनलाइन उपलब्धता और भंडारण जो है आपका एनएडी जो है यहाँ पर करती है। इसका फुल फॉर्म जो आपका होता है वो है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। तो अब जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 175 और ये भी क्वेश्चन पीडी वाले यूनिट से यहाँ पर लिया गया है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा को स्थलाकृत के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है कि इन सभी में से किस प्राकृतिक आपदा को स्थलाकृतीय के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है, ये आपको बताना है। पहला है ही झंझावत, यहाँ पर दिया गया, गेल इंग्लिश में इसको बोला जाता है। फिर सी है तूफान, बी है आपका हिमस्खलन और डी है आपका बाढ़। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ही झंझावत या झंझावत आप इसे कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा को स्थलाकृतीय के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है, तो जो झंझावत होता है। अब झंझावत के बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और नहीं भी पता होगा, कोई बात नहीं। तो देखिए, वह तेज आंधी जिसके साथ बारिश भी हो और इसके साथ ही साथ तूफान, प्रचंड वायु होती है वो, और तेज आंधी और भी कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं, उसी को हम झंझावत, आंधी, तूफान, पानी, इस एक साथ ही जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो वही आपका झंझावत होता है। तो इसको जो है हम स्थलाकृतीय के रूप में श्रेणीकृत करते हैं प्राकृतिक आपदा के रूप में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 176 और ये भी क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका अब रिसर्च एप्टीट्यूड से यहाँ पर लिया गया है। अब देखिए, ये मैचिंग वाले क्वेश्चन में सबसे पहले सूची में दिया गया प्रतिदर्श प्रणाली, यानी कि सैंपलिंग के जो मेथड हैं वो दिए गए हैं। सूची 2 में यहाँ पर शामिल कार्यविधि उसकी दी गई है, यानी कि प्रोसीजर इन्वॉल्व क्या है इसमें, वो ये दिया गया है यहाँ पर। तो सिंपली आपको मैच करना है और उसके बाद से नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो को पॉज करके इससे मैच करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, सबसे पहले आपका है समान यादृच्छिक प्रतिदर्श। यादृच्छिक का मतलब रैंडमली होता है, इंग्लिश में आपको बेतरतीब तरीका आप हिंदी में कह सकते हैं, शुद्ध हिंदी है तो इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है। तो समान यादृच्छिक प्रतिदर्श किसके साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा, तो ये आपका मैच हो जाएगा चौथे के साथ। यहाँ पर इकाइयों का चयन प्रत्येक को समान और स्वतंत्र अवसर देकर जो है किया जाता है। यहाँ पर अगर आप समान या यादृच्छिक प्रतिदर्श सैंपलिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद बी है स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श। यादृच्छिक का मतलब मैंने आपको बता दिया, तो आप समझ पा रहे हैं। प्रतिदर्श का मतलब सैंपलिंग, जैसे कि कोई रिसर्चर होता है और किसी समस्या पे अगर वो रिसर्च कर रहा है या किसी टॉपिक पे, और फिर उसको क्या करना होता है कि उस टॉपिक से संबंधित जब कुछ कंक्लूजन निकालना है, निर्णय या निष्कर्ष निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले उससे संबंधित वो डेटा को कलेक्ट करता है सैंपल के रूप में। पूरा डेटा नहीं कलेक्ट कर रहा। फॉर एग्जांपल, पूरे देश में भूखमरी है, उसका कारण क्या है ये जानने के लिए रिसर्च किया जा रहा है, तो वो कुछ व्यक्ति 1000-2000 व्यक्ति के ऊपर वो रिसर्च करेगा, यानी उनसे डेटा जो है कलेक्ट करेगा, और वही बात यहाँ पर की जा रही है। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ पर सी जो आपका दिया गया है, स्तरीकृत यादृच्छिक जो प्रतिदर्श हो किसके साथ मैच हो जाएगा, वो तीसरे के साथ। इकाइयों का चयन परिभाषित समूह को इस तरह से अतिरिक्त रूप में किया जाता है। और जो क्लस्टर प्रतिदर्श होता है वो दूसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। इकाइयों का चयन उनकी व्यवस्था के आधार पर यथावत किया जाता है। और लास्ट में जो है स्नोबॉल प्रतिदर्श, ये आपका मैच हो जाएगा पहले के साथ। प्रथम सदस्य का अन्य को चिन्हित करने हेतु सूचना प्रदाता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपने ऐसे मैच कर लिया होगा। इसके बारे में मैंने पहले भी डिटेल में आपको बता रखा है, एक एक के बारे में। सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श हो या स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श हो, क्लस्टर प्रतिदर्श हो या स्नोबॉल प्रतिदर्श, मैंने पहले भी बता रखा है। अगर पुराने स्टूडेंट है तो आपको पता होगा।
देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे हमने मैच किया, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ पता भी नहीं हो तो सार्थक काम कर सकते हैं आप, जैसे कि गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, बहुत चीज़ें सर्च करते होंगे आप, तो कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ों को भी अगर आपको ना पता हो तो आप सर्च करिएगा। जब खुद से आप सर्च खोजबीन करते हैं तो इससे आपकी नॉलेज बहुत ही ज़्यादा एनहेंस होती है, बढ़ती है। और इसके साथ ही साथ जब खोजबीन करके कोई तथ्य को आप पढ़ते हो तो वो चीज़ें लंबे समय तक आपके दिमाग में याद रहती है, क्योंकि आपने उसके लिए एफर्ट किया और प्रयास किया, इसलिए वो तथ्य जो आपके दिमाग में लंबे समय तक बना रहता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 177। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन नंबर नहीं, इस क्वेश्चन को लिया गया है आपका पीडी यानी कि पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाले यूनिट से, यानी कि जो आपका लोक विकास एवं पर्यावरण वाला यूनिट है। अब देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि कचरा के रूप में श्रेणीकृत अपशिष्ट का अपशिष्ट घटक इसमें दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल अलग अलग, और आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार इसमें से सही आपका आंसर क्या बन जाएगा कचरा के रूप में श्रेणीकृत अपशिष्ट का अपशिष्ट घटक के रूप में। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, एक तो कागज और कार्डबोर्ड कार्टन है, बी है आपका पशु अपशिष्ट है, सी है आपका औद्योगिक प्रक्रिया अपशिष्ट है, डी है शाक अपशिष्ट है और ई है काष्ठ अपशिष्ट। अब इन चारों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक तो आपका ए हो जाएगा पहला, फिर उसके बाद से ये हो जाएगा कास्ट, यानी कागज कार्डबोर्ड कार्टन और कास्ट जो है यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। तो कचरे के रूप में श्रेणीकृत अपशिष्ट का घटक जो है कागज कार्डबोर्ड कार्टन तथा लकड़ी, यानी कास्ट का मतलब लकड़ी आपका होता है, लकड़ी ये आपका हो जाएगा। तो ये जो है आपका कचरे के रूप में श्रेणीकृत अपशिष्ट का अपशिष्ट घटक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए जो है बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 178। देखिए ये क्वेश्चन आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से यहाँ पर लिया गया है। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि प्रयोगात्मक प्रणाली में। आई थिंक इस क्वेश्चन को मैंने पीछे भी आपको करा रखा है, तो कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा आपका। आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है, तो आपको याद रखना है प्रयोगात्मक प्रणाली यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में। तो उम्मीद है कि आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 179 और ये भी क्वेश्चन मैचिंग वाला है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका आईसीटी वाले यूनिट से यहाँ पर लिया गया है। अब देखिए एक सूची में संचार का प्रकार है, सूची 2 में कृत प्रकार यहाँ पर दिया गया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, मैच करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ, और उसके बाद से कूट के अनुसार अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या दिया गया, सबसे पहले आपका है जनसंचार, तो ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, तो ये आपका चौथे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। मशीनी संदेश संप्रेषण हेतु जो है जनसंचार यहाँ पर आपका हो जाएगा। फिर बी है अंतःवैयक्तिक संचार, तो ये किसके साथ मैच आपका हो जाएगा, तो ये आपका तीसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। स्वयं के साथ संचार जो है आपका अंतःवैयक्तिक संचार आपका होता है। और फिर समूह संचार, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये आपका दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। कक्षा शिक्षण जो है एक समूह संचार का एग्जाम्पल है, जहाँ पर बहुत सारे छात्र होते हैं और टीचर उनसे कम्युनिकेट करने का प्रयास करता है। फिर आपका डी है अंतर्वैयक्तिक संचार, तो ये आपका मिल जाएगा पहले के साथ। गलियारा चर्चा जो है एक अंतर्वैयक्तिक संचार आपका होता है। तो सिंपली ऐसे आपको मैच कर लेना था संचार के प्रकार को संचार के जो विशेषता है या उसके प्रकार हैं उसके साथ। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 180 और देखिए ये भी क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वाला है, 2 स्टेटमेंट्स दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका जो है रिसर्च एप्टीट्यूड से यहाँ पर लिया गया है। देखिए यहाँ पर कथन पहले में पूछा जा रहा है कि अभ्यासकर्ता उद्देशित अनुसंधान का उपयोग प्रधानतः प्रदत्त परिस्थिति में संवर्धन हेतु करता है। कथन दूसरा दिया गया है यहाँ पर कि व्यवहारित अनुसंधान पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता के उद्देश्य के अन्वेषण की ओर उन्मुख होता है। अब उपरोक्त जो कथन दिए गए हैं उनका अवलोकन करिए, उसके बाद से आपको नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है।
देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। यानी अभ्यासकर्ता उद्देश्य अनुसंधान का उपयोग प्रधानतः यानी ज्यादातर जो है प्रदत्त परिस्थिति में संवर्धन हेतु जो है किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ जो है पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता के उद्देश्य के अन्वेषण की ओर उन्मुख होता है। तो कथन दूसरा भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए अगर आपने राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 181 और ये भी क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वाला है। दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं और इनको आपको समझने के बाद अपना राइट आंसर इन 4 विकल्पों में से कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। सबसे पहले कथन में देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मीमांसक और वेदांती न्यायिकों के साथ इस बात पर सहमत है कि न्याय वाक्य में 5 सदस्य अथवा प्रतिज्ञप्ति होती है। कथन दूसरे में बोला जा रहा है कि मीमांसक और वेदांती न्यायिकों के साथ इस बात पर सहमत है कि न्याय वाक्य केवल परार्थानुमान अथवा प्रदर्शनकारी अनुमान के लिए आवश्यक है, न कि स्वार्थ अनुमान अथवा स्व अनुमान के लिए। अब दोनों का अवलोकन करिए, समझिए, देन उसके बाद से ए, बी, सी और डी में से आपको राइट आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा? कथन पहला आपका गलत है लेकिन कथन दूसरा आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पहले कथन में बोला गया कि मीमांसक और वेदांती न्यायिकों के साथ इस बात पर सहमति है कि न्याय वाक्य में 5 सदस्य अथवा प्रतिज्ञप्ति होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सहमत है कि नहीं है, यहाँ पर सहमति नहीं है, जबकि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि सहमति है लेकिन नहीं होगा, इसकी वजह से ये आपका गलत यहाँ पर हो गया है। बाकी मीमांसक और वेदांती न्यायिकों के साथ इस बात पर सहमत है कि न्याय वाक्य केवल परार्थ अनुमान अथवा प्रदर्शनकारी अनुमान के लिए आवश्यक है, न कि स्वार्थ अनुमान अथवा स्व अनुमान के लिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चन है। अभिकथन ए में दिया गया कि शोध प्रबंध में एक विहित प्रारूप और संदर्भीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ता है। कारण आर दिया गया, इस प्रक्रिया में अनुसंधान में प्रचार नीति का अनुपालन सुनिश्चित होता है। अब दोनों कथनों का अवलोकन करिए, देन उसके बाद से ये जो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं तो उसमें से आपको अपना राइट आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा? देखिए यहाँ पर एक शब्द टाइप में नहीं हो पाया है तो सही है, लेकिन क्या सही है? ए सही है, ठीक है, ए सही है लेकिन आर आपका सही नहीं है। ए अभिकथन आपका सही हो जाएगा, कारण आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए शोध प्रबंध में एक विहित प्रारूप एक संदर्भीकरण की प्रक्रिया का अनुमान करना पड़ता है और ये अभिकथन पूरी तरीके से आपका क्या है? सही आपका हो जाएगा। लेकिन इस संदर्भ में दिया गया जो तर्क आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, कारण इस प्रक्रिया में अनुसंधान में आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित हो जाता है, ये आपका गलत है। तो इसलिए केवल अभिकथन ए सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 183 और ये क्वेश्चन आपका आईसीटी से ही संबंधित है, आईसीटी। और बोला क्या जा रहा है कि विकी के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी विकिपीडिया जिसपे बहुत सारी जानकारी है और गानों में भी बोला जाता है कि जाके विकिपीडिया पे सर्च कर लें कि मेरे बारे में, मतलब जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं या बहुत ऐसे लोग हैं उनके बारे में बहुत सारी डिटेल्स जो है आपको विकिपीडिया पे देखने को मिल जाएगा। तो विकी के संबंध में कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए बोला क्या गया है कथन में, उसको एक बार मैं दिखाता हूं कि विकी पृष्ठों का दुरुपयोग रोकने के लिए मॉडरेटर इसे लॉक कर सकता है। यानी कि विकी पृष्ठ जो होते हैं, पेज होते हैं, उनका दुरुपयोग रोकने के लिए जो मॉडरेटर होता है इसको लॉक कर सकता है। मॉडरेटर का मतलब जो पहले ऑनर होता है फिर उसको मैनेज करने के लिए कोई व्यक्ति और उसमें ऐड करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है, मॉडरेटर के रूप में देखते हैं उसको। फिर बी है, विकी पृष्ठ में किया गया प्रत्येक परिवर्तन अंकित किया जाता है और उसे हिस्ट्री लिस्ट में देखा जा सकता है। यानी कि जो विकिपीडिया का पेज है जिसमें आप नीचे अगर आप जाकर देखोगे तो कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, जैसे कुछ जानकारी उसमें लिखी रहेगी, कुछ कमी लगेगी तो आप उसमें एडिट कर सकते हैं, यानी कुछ जानकारी को जोड़ सकते हैं। तो विकी पृष्ठ में किया गया प्रत्येक परिवर्तन अंकित आपका किया जाता है और उसे आप हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ सी जो आपका दिया गया है, विकी का अभिकल्पन लोगों को आसानी से सहयोग की अनुमति देता है। यानी कि विकिपीडिया पे अगर आप चाहें
तो जो जानकारी उस पर लिखी होती है पढ़ते हैं, तो उसमें अगर आपको और भी अतिरिक्त जानकारी होती है तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। इसका विकल्प विकिपीडिया आपको देता है, यानी कि विकी का अभिकल्पन लोगों को आसानी से सहयोग, यानी लोग आसानी से उसमें सहयोग कर सकते हैं, इसकी अनुमति देता है। तो इस स्थिति में ये आपका तीनों स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो किसमें ये तीनों स्टेटमेंट्स सही दिया गया है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वो आपका किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। विकिपीडिया के बारे में आप सभी परिचित होंगे, नहीं होंगे तो गूगल पे सर्च करिएगा विकिपीडिया के बारे में, बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 184 और ये संचार यानी कम्युनिकेशन से संबंधित आपका क्वेश्चन है। और संचार की आवश्यकताएं क्या है उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है, और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केवल ए और उसके बाद से सी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संचार की आवश्यकता क्यों है ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो संचार की आवश्यकता सामाजिक अन्योन क्रिया हेतु है, यानी कि आपस में लोग कम्युनिकेट करते हैं, अपनी भावनात्मक पहलू को साझा करते हैं, चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फिर संदेश की संप्रेषणीयता से होता है, यानी कोई भी संदेश आपके पास, तो अगर आप संचार नहीं करोगे तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो संदेश कैसे जाएगा। अनुभव साझा करने हेतु, यानी जो भी आपके एक्सपीरियंस है, चाहे नॉलेज के संबंध में हो या किसी और चीज़ में, तो वो आप साझा करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में अगर आपने बताया है तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 185 और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये भी कम्युनिकेशन वाले यूनिट से संबंधित आपका है। निम्नलिखित में से कौन सा संचार की भौतिक बाधा का उदाहरण है, यानी फिजिकली जो आपको दिखाई देता है उसकी बात की जा रही है। भौतिक बाधा का उदाहरण आपको बताना है संचार के दौरान। तो पहला दिया गया है सांस्कृतिक भिन्नता, बी है अनावधान, सी है शब्द भंडार, शब्दांबर यहाँ पर दिया गया है, और डी दिया गया है यहाँ पर अस्वस्थता। तो इन चारों में से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपके हेल्थ इशू के बारे में बोला जा रहा है कि अस्वस्थता अगर आपकी है तो ये संचार में भौतिक बाधा के रूप में आपका काम करेगा। देखिए अस्वस्थता, शोर, विरूपण, सूचना का अति प्रवाह आदि जो है संचार में भौतिक बाधा का एग्जाम्पल आपके होते हैं। तो यहाँ पर आज का ये वीडियो का सेशन जो है आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन को कवर किया। इन 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन की ये सीरीज आज के इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया, क्वेश्चन कैसा लग रहा है, इजी है, मॉडरेट है, टफ लेवल का क्वेश्चन है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा। अगर क्वेश्चन जो आपके पैटर्न चले आ रहे हैं एग्जाम में अगर उसी लेवल के हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि ये लेवल जो है क्वेश्चन का आपका उसी के अनुसार है, ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आप मुझे कराना चाहिए आगे भी। तो लगभग आज हम लोगों ने 185 क्वेश्चन को कवर कर लिया, और कल जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो 200 प्लस हम क्वेश्चन को चले जाएंगे। तो ये 500 प्लस क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके कंप्लीट होंगे। धैर्य के साथ सभी वीडियो को देखिएगा, निश्चित रूप से आपको आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और पेपर 1 के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आप 2020 से लेकर 2022 के बीच में अलग अलग शिफ्टों में जो पेपर 1 का एग्जाम हुआ है उन सभी को विथ एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर जाइए ईमानदारी के साथ, आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर जाएंगे। अगर बात को मानते हैं नहीं मानते तो आप उसका रिजल्ट खुद से समझ सकते हैं, समझदार हैं, पीजी आपने किया हुआ है। और इसके साथ ही साथ वीडियो का सेशन कहीं से भी आपको अच्छा लगे तो हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए लाइक करके जो है हमें सपोर्ट कर सकते हैं। शेयर करिए ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं और चाहते हैं कि वो पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर सके। और इसके साथ ही साथ जो है अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। इसके साथ ही साथ हायर एजुकेशन से जुड़ी जो अपडेट्स होती है यूजीसी के द्वारा दी जाती है, जो हमारे यूजीसी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा, चाहे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके द्वारा, तो वो सभी अपडेट्स और जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप सूचनाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भी आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जॉब अपडेट के बारे में चाहते हैं तो भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस बेल आइकन के बटन को आप प्रेस कर लीजिएगा। ईमानदारी के साथ आपको ऑथेंटिक अपडेट डेली वे में मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।